इतिहास में ना कुछ कहानियां एकदम सीधी सादी होती हैं, पर कुछ होती हैं पहेलियों जैसी। और आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान जंग के मैदान में तो इतना शानदार हो, पर जब बात सिंहासन की आए तो उतना ही विनाशकारी। ये कैसे हो सकता है? और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहासकारों को सदियों से परेशान कर रखा है। आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे एक बेमिसाल योद्धा, एक ऐसा वॉरियर जिसका कोई मुकाबला नहीं था, वो एक राजा के तौर पर इतना इतना बुरी तरह से नाकामयाब हो गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन ये है कि चार्ल्स सिर्फ 15 साल का है और स्वीडन के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब सोचिए, यूरोप की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थीं, उन्होंने क्या सोचा होगा? यही ना, अरे ये तो बच्चा है। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और उस एक गलती का नतीजा था ये लड़ाई। मतलब ये उस नौजवान राजा के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। और क्या इम्तिहान था वो? जबरदस्त। अब जरा हालात समझिए। चार्ल्स के पास सैनिक कितने थे? सिर्फ 8,000। बस इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि जो आगे होने वाला है ना, वो इसे बिल्कुल अविश्वसनीय बना देगा। और उनके सामने कौन था? एक ऐसी सेना जो न सिर्फ उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी, बल्कि बहुत अनुभवी भी थी। हम बात कर रहे हैं रूस की 40,000 सैनिकों की फौज की। 40,000 मतलब सीधी सीधी 5 गुना बड़ी सेना। कागज पर तो चार्ल्स की हार पक्की लग रही थी। लेकिन चार्ल्स सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार था। उसने क्या किया? उसने एक बर्फीले तूफान का इंतजार किया। एक ऐसा तूफान जो सीधे रूसियों की आंखों में बर्फ फेंक रहा था। और जैसे ही वो तूफान आया, उसने हमला बोल दिया। अब सोचिए, रूसी सेना पूरी तरह से अंधी, कंफ्यूज्ड। और बस उसी दिन एक लेजेंड का जन्म हुआ। लोग उसे युद्ध का देवता कहने लगे। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। विडंबना देखिए कि जिन उसूलों ने, जिन सिद्धांतों ने चार्ल्स को यूरोप का सबसे खतरनाक जनरल बनाया, वही उसूल उसके पतन की वजह भी बन गए। उनकी जो जंग की फिलॉसफी थी ना, उसका बस एक ही मंत्र था, हमला, हमला और सिर्फ हमला। डिफेंस का तो सवाल ही नहीं उठता था। उनकी सेना दुश्मन की इतना करीब पहुंच जाती थी कि कहते हैं वो उनकी आंखों का रंग तक देख सकते थे। और फिर गोलियों की बौछार। उनके लिए डिफेंस में जाना मतलब हार मान लेना था। और ये सब आता कहाँ से था? उसकी अपनी शख्सियत से। मतलब दर्द सहने की कमाल की ताकत थी उसमें। डर तो जैसे उसके शब्दकोश में था ही नहीं। और वो अपने सैनिकों की तरह ही जीता था, बिल्कुल सादा। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। उसकी शुरू की जीतों ने उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया कि उसे लगने लगा कि उसे किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। जो चीज जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही चीज डिप्लोमेसी में, कूटनीति में उसकी सबसे बड़ी घातक कमजोरी बन गई। और बस यही सोच, यही मानसिकता उसे खींच कर ले आई रूस के विशाल मैदानों में, जहां उसका सामना एक ऐसे शासक से हुआ जो उससे एकदम उल्टा था। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच, दो विचारधाराओं का टकराव था। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ चार्ल्स, जो एक योद्धा था जिसका फोकस सिर्फ अगली जीत पर था। दूसरी तरफ पीटर, जो एक रिफॉर्मर था, एक सिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहा था। चार्ल्स था इमोशनल, जो भावनाओं में बहकर फैसले लेता, और पीटर एकदम प्रैक्टिकल। और पता है, यही प्रैक्टिकल सोच चार्ल्स के अटैकिंग स्टाइल का परफेक्ट जवाब साबित हुई। ये कमाल की स्ट्रैटेजी थी। पीटर को ये बात समझ आ गई थी कि चार्ल्स को आमने सामने की लड़ाई में हराना बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया? उसने चार्ल्स की शर्तों पर खेलने से ही मना कर दिया। उसने अपनी ही जमीन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जैसे जैसे स्वीडन की सेना आगे बढ़ती, रूसी सेना अपने पीछे गांव, फसलें सब कुछ जलाती जाती। मतलब उन्होंने स्वीडन की ताकतवर सेना को रूस की विशाल जमीन और उसकी कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। और इस पूरी रणनीति का नतीजा क्या निकला? पोल्टावा की लड़ाई। तब तक महीनों की थकावट, भूख और ठंड से स्वीडन की सेना की कमर टूट चुकी थी। यहाँ तक कि चार्ल्स खुद लड़ाई से ठीक पहले घायल हो गया था। ये लड़ाई स्वीडिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्योंकि एक राजा की असली हार सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती,
बल्कि उसके बाद लिए गए फैसलों में भी छुपी होती है। हार के बाद चार्ल्स ने कई साल ऑटोमन साम्राज्य में एक तरह से निर्वासन में बिताए। यह उसके लिए एक मौका था अपनी गलतियों से सीखने का, खुद को बदलने का, पर उसने सीखने से साफ इनकार कर दिया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो होता क्या है, जब वो वापस लौटता है तब भी वो वही करता है जो वो हमेशा से करता आया था, लड़ना। उसने फिर से एक सेना खड़ी की और इस बार नॉर्वे पर हमला कर दिया। मतलब अपनी आखिरी सांस तक वो एक योद्धा ही बना रहा। और उसकी मौत, वो भी उसकी जिंदगी की तरह ही एकदम नाटकीय थी। आज तक इस बात पर बहस होती है कि उसे दुश्मन की गोली लगी थी या फिर ये उसी के थके हुए लोगों की एक साजिश थी जो अब और जंग नहीं चाहते थे। ये सवाल उसकी कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। तो चलिए अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि चार्ल्स बारवे की जिंदगी से हम सीखते क्या है उसकी विरासत। तो जब हम पूरी कहानी को देखते हैं तो हम चार्ल्स बारवे के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, इतिहास का फैसला इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो एक महान सेनापति था, इसमें कोई शक नहीं, शायद अपने वक्त के बेस्ट में से एक। लेकिन वो एक फेल शासक था, एक ऐसा राजा जिसमें दूर तक देखने की वो दूरदर्शिता ही नहीं थी। और शायद यही इस योद्धा राजा की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। उसकी कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि हिम्मत और जीतने का जुनून आपको एक महान योद्धा तो बना सकता है, पर एक महान राजा बनने के लिए उसके लिए समझदारी, फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे जरूरी ये जानने की काबिलियत चाहिए कि कब रुकना है।